हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रेलवे साइंस के लिए टॉप 30 प्रश्न, जो कि सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न और न्यूमेरिकल्स आपकी आए हुए प्रश्न हैं। सभी एनटीपीसी, एएलपी, जेई, ग्रुप डी या किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और दोस्तों ये सभी आने वाली रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अमीबा में प्रजनन होता है इसे कहते हैं द्विखंडन क्रिया द्वारा होता है दोस्तों। इसी के साथ साथ इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा, या इसको मुकुलन प्रक्रिया को बडिंग प्रक्रिया भी बोलते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों पहला प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि तंत्रिका कोशिका की लंबाई लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है ऊर्ध्वपातक पदार्थ। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से पदार्थ ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों वे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से तरल में परिवर्तित न होते हुए गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि जो सीधे ठोस से और गैस में परिवर्तित हो जाते हैं ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आपका कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन, ये हैं आपके दोस्तों ऊर्ध्वपातक पदार्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, एवोगैड्रो संख्या को किससे निरूपित किया जाता है? तो दोस्तों इसका साइन होता है N0, यानी कि एवोगैड्रो संख्या को N0 से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों अगला है आपका न्यूमेरिकल्स। तो इसमें कह रहा है आपसे कि एक 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है, तो इसे रोकने में कितना समय लगेगा? यानी कि आपसे टी की वैल्यू को पूछा गया है। तो दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। एक तो F बराबर ma और एक गति का पहला समीकरण B बराबर U प्लस AT। तो दोस्तों समझ लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो F जो कि है आपका बल होता है, m जो है आपका द्रव्यमान होता है और a है आपका त्वरण होता है। यही दोस्तों b जो होता है आपका अंतिम वेग है जब वस्तु रुक जाती है, और u जो होता है आपका प्रारंभिक वेग होता है, और t समय होता है। तो इन सभी की वैल्यू जो दी गई है वो हम फॉर्मूले में रखकर और t की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो दोस्तों पहले हम निकालेंगे हम यहाँ से a की वैल्यू। तो f का मान दिया गया है दोस्तों 60 न्यूटन, जो कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो f की वैल्यू 60 रख दी। m का मान दिया गया है 30 किलोग्राम, तो 30 रख दिया। और यहाँ से दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से त्वरण का मान आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और दोस्तों स्क्वायर भी होता है। तो a का मान आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। उसके बाद दोस्तों जब हम टाइम निकालेंगे तो गति के पहले समीकरण से, यानी कि B बराबर U प्लस AT से। तो दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है इसे रोकने में कितना समय लगेगा, अर्थात वस्तु रुक जाती है तो U का मान 0 होगा। उसके बाद प्रारंभिक वेग दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 20 मीटर प्रति सेकंड दिया गया, तो 20 लिख दिया, प्लस और 2 यहाँ से दोस्तों हमने a का मान निकाल लिया है और t का मान हमें ज्ञात करना है। तो 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा,
और बराबर 2t हो जाएगा। तो t बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 20/2 और t बराबर माइनस का 10 सेकंड आ जाएगा। कि माइनस दोस्तों इसलिए क्योंकि इसमें ब्रेक लग रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें आयाम बढ़ने से जो रेडियो में उत्पादित ध्वनि होती है ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट है किस ऊतक में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका पेरेन्काइमा ऊतक। इसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अविशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है जंतु कोशिका में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक इसकी आंतरिक सतह पर निर्मित होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आयत फलकी या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये होता है दोस्तों ये वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए इसकी आंतरिक सतह पर निर्मित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके लागू बल के समानुपाती होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यौन संक्रमित बीमारियां। तो दोस्तों कौन सी बीमारियां हैं जो यौन संक्रमण से होती हैं। तो वो हैं आपकी गोनोरिया, सिफिलिस और मस्से। ये बीमारियां आपकी यौन संक्रमण से फैलती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों किसकी रासायनिक विशेषताएं समान होती हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों उन्हें कहते हैं समस्थानिक या आइसोटोप। दोस्तों समस्थानिकों में रासायनिक विशेषताएं तो समान होते हैं लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपका न्यूमेरिकल दिया गया है। कह रहा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी। आपको क्वेश्चन में दिया गया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें आपको क्या क्या दिया है। आपको दिया है 50 किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान का मान, m का मान दिया है। उसके बाद g का मान दिया गया है, आपसे h पूछा है। तो दोस्तों यहाँ से आप इसमें आपसे ऊर्जा पूछी है इसमें। तो ऊर्जा क्या होती है W बराबर होता है mgh, जहाँ आपकी W स्थितिज ऊर्जा, m द्रव्यमान है दोस्तों, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई जो कि आपकी 6 मीटर दी गई है। तो यहाँ से दोस्तों सभी का मान रखें और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W बराबर होता है दोस्तों mgh। तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी 50, g की वैल्यू आपकी 10 जो कि क्वेश्चन में दी गई है और h की वैल्यू 6 ये भी क्वेश्चन में दी गई है। तो दोस्तों जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका 3000 जूल। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो ध्वनि है वो सुनाई देती है यानी कि प्रतिध्वनि। अगला है ऑक्सीजन के अणु में क्या होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध पाया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन को O2 से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परमाणु संख्या 58 वाले तत्व का नाम क्या है। तो ये है आपका दोस्तों सीरियम और ये आता है आपका लैंथेनाइड सीरीज के अंतर्गत आता है। लैंथेनाइड दोस्तों हो जाएगा सीरीज के अंतर्गत परमाणु क्रमांक 58 वाला तत्व जिसका नाम है सीरियम। अगला है दोस्तों फेनेप्थलीन को सिरके में डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है। तो दोस्तों इसका रंग हो जाता है रंगहीन। और दोस्तों जो सिरका होता है ये दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है।
अगला है दोस्तों आपका पपीता किस प्रकृति का होता है? तो दोस्तों पपीता उभयलिंगी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है टेस्टिस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है दोस्तों समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों वेग। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। तो दोस्तों आपका सही क्रम हो जाएगा इथाइन, इथीन और इथेन। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या है? तो दोस्तों सही पदानुक्रम जो है ये होता है आपका संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और लास्ट में बनती है आपकी प्रजाति। नेक्स्ट है दोस्तों CuSO4.5H2O यानी कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु हैं? तो आंसर हो जाएगा 5। दोस्तों यहाँ से भी देख सकते हैं 5H2O लिखा है, तो ये हो गए आपके 5 जलों के अणु। नेक्स्ट है दोस्तों आपका गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थिति और समय के बीच। दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दोस्तों न्यूटन ने गति के 3 समीकरण दिए थे, तो दूसरा समीकरण होता है S बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। दोस्तों वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों यहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में जो आपका होता है श्रेणी क्रम में किसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीटर, यानी कि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों राइजोम का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों ये होता है आपका अदरक। तो दोस्तों राइजोम वे होते हैं जो क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं, वो राइजोम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेप्स। इसे कहते हैं दोस्तों सिनेप्स। अगला है गैर ध्रुवीय सह संयोजक बंध दर्शाता है। तो दोस्तों कौन दर्शाता है? ये हो जाएगा क्लोरीन अणु, यानी कि Cl2 ये गैर ध्रुवीय सह संयोजक बंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है दोस्तों थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, तो ये होते हैं आपके शैवाल। जो शैवाल है इसको थैलोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका किस वृक्ष में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको देवदार। जो देवदार का वृक्ष होता है, जो इसका बीज होता है, इसमें आवरण नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों उर्वरीकरण के परिमाण स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों उर्वरीकरण के परिमाण स्वरूप आपका बनता है युग्मनज। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।